ज़िंदगी एक जंग है, एक संघर्ष है। जी हाँ, हमेशा जीवन जो है अलग एक रंग, एक रूप और एक चुनौती देती है। एक बार फिर हम आपके सामने एक कहानी लेके आए हैं, एक ऐसी चुनौती की कहानी जिससे रूबरू आप आज होंगे। हमारे साथ जो हैं डॉक्टर भास्कर बोरा हैं और उन्होंने जीवन में जो चुनौती फेस की है, जो सामना किया है चुनौतियों का, उससे आज हम रूबरू कराएँगे। भास्कर जी, आपका हम नमस्कार। एनी रिपोर्ट्स में स्वागत करते हैं। हमें अपने जीवन की उस चीज़ से रूबरू कराइए, जहाँ आपने एक सुंदर से जीवन की शुरुआत की थी, क्योंकि आज जो भी वो युवक पढ़ रहे हैं, वो एक सपना पाले हुए हैं कि आज हम जीवन में ये करेंगे, वो करेंगे। तो आप जो अपना जो प्रारंभिक जो जीवन है उसका जो शुरुआत किए थे और एक चिकित्सक के रूप में आपने एक जगह स्थान प्राप्त किया था, तो किस तरह का सपना आप लेके आगे बढ़े थे? सपना तो यही था कि बड़ा डॉक्टर बनूँ, लोगों की सेवा करूँ, चिकित्सा करूँ, अच्छा नाम कमाऊँ। तो उस टाइम पे यही था। और क्योंकि यूके में एक वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। वो मतलब गवर्नमेंट बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम है। तो उसमें प्राइवेट प्रैक्टिस वगैरह की चिंता नहीं करनी होती है। तो इसीलिए जब मैंने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से पास करी, उसके बाद दिल्ली में काम किया। बीच में 1 साल के लिए मैं काकाजान टी स्टेट जोरहाट के पास वहाँ पे भी मैंने काम किया था। तो ये एक्सपीरियंस के बाद सोचा कि जाके देखते हैं विदेश में कैसा है। तो हम गए, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग वहाँ पे यूके में गए। तो जॉब वगैरह मिला, फिर मैंने खुद का प्रैक्टिस शुरू किया वो नेशनल हेल्थ सर्विस में। और यहाँ उन्हीं सपनों को लेके एक छोटा-सा सुंदर-सा परिवार एक वैसे ही आगे बढ़ रहा था, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। जब तक ये मेरे साथ जो एक्सीडेंट हुआ वो नहीं हुआ। एक्चुअली आपके साथ घटना क्योंकि कि आप जिस तरह से भी बता रहे हैं कि आपका जीवन एक बहुत सुंदर तरीके से चल रहा था, तो उस वक़्त में खुशियाँ किस तरह की थी? क्योंकि जनरली सबका सपना होता है कि मैं एक परिवार लूँ, तो उसको अच्छी तरह से पालूँ, पोसूँ, उसको एक विशेष तरह से सुविधाएँ दूँ। तो आपका उस समय में परिवार किस तरह से चल रहा था, जिसके बाद में आपके साथ एक घटना घटित हुई? मेरी 2 बेटियाँ हैं। अभी वो एक 18 साल की, एक 15 साल की है, उस टाइम पे तो काफ़ी छोटी थी। तो हमारा यही था कि उनका अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करें। और हमने दुनिया घूमने की एक बहुत बड़ा सपना था। तो हमें जब भी चांस मिलता था हम घूमते थे। तो मतलब हम ज़्यादा वो कपड़े वगैरह वो सब में खर्चा नहीं करते थे, हमारा घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो आज तक 48 कंट्रीज़ घूम चुके हैं। नाइस। तो वो और जहाँ भी जाते हैं हम मतलब सिर्फ़ टूरिस्ट नहीं, वो रोड ट्रिप करते थे। तो और बाकी पढ़ाई करते थे, किताब पढ़ना वो एक बड़ा-सा शौक था। 2 कुत्ते हैं, तो हमें पालतू ये जानवरों का, कुत्तों का बहुत शौक है। तो वही थी ज़िंदगी की अच्छी मतलब अच्छे दिन, एक छोटा-सा परिवार, एक-दूसरे का केयर करना, घूमना, फिरना। तो तो अच्छा, अचानक ही आपके साथ में क्या ट्रेजेडी हुई जो आज जो है आप जो जिस चुनौती को फेस की, एक्चुअली कैसे आपको ट्रेजेडी फेस करनी हुई? सो 2019 में 2019 में तो मुझे गर्दन में एक दर्द होने लगा, क्योंकि शायद मैं बहुत लंबा मतलब लॉन्ग आवर्स में काम करता था, शायद उसके कारण हो। तो मैंने काफ़ी फिजियोथेरेपी वगैरह कराई, उससे फ़ायदा नहीं हुआ। इंजेक्शन वगैरह लिया, उससे भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं एक एक दोस्त के कहने पे एक न्यूरोसर्जन को देखने गया। तो न्यूरोसर्जन ने उन्होंने कहा कि आपका एक नस फँसा हुआ है, तो जिसके लिए आप एक छोटा-सा ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो नस क्लियर हो जाएगा। तो 17 जुलाई 2019 को मैं गया। उस टाइम पे मुझे कोई और दिक्कत नहीं थी, वो सिर्फ़ पेन का ही प्रॉब्लम था। तो मैं गया, वो ऑपरेशन हुआ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जब मैं ऑपरेशन के बाद में मैं उठा, तो फिर मेरी दोनों लेग्स की, दोनों पैर के फीलिंग बिल्कुल ख़त्म हो गया।
तो मैं अपने दोनों लेग्स को उठा नहीं पा रहा था और फील नहीं कर पा रहा था, और साथ में इन 3 उँगलियों को भी फील नहीं कर पा रहा था। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले तो उन्होंने कहा कि एनेस्थीसिया के कारण है, आप चिंता मत करो। फिर उससे भी फ़ायदा नहीं हुआ। अगले दिन वो मतलब और मेरे जाँघों तक आने लगी, तो और ज़्यादा खराब हो गया। तो फिर उनको बोला तो उन्होंने फिर मुझे स्टेरॉइड पे डाला। तो फिर चौथे दिन में फिर मेरा दोबारा एमआरआई करने में निकला कि मेरा स्पाइनल कॉर्ड में वो पहले ऑपरेशन से एक इंजरी हुई है। तो फिर दोबारा उन्होंने ऑपरेट किया, क्योंकि मेरा वो कंप्रेशन हो गया था। लेकिन 4 दिन का जो डिले हुआ, उस डिले में मेरे ये परमानेंट एक डिसेबिलिटी हो गया, जिसके कारण मैं कहीं मतलब अभी भी मैं थोड़ा बहुत तो मैं चल लेता हूँ स्टिक्स के लिए ये करके, लेकिन अगर मैं कहीं शॉपिंग में जाऊँ या दूर कहीं जाऊँ तो फिर मुझे व्हील चेयर लेना होता है। तो अचानक ही जो एक खुशहाल जिंदगी थी उस पे ब्रेक लग गया। बिल्कुल। उस समय में आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी? क्योंकि जनरली जो देखा जाता है कि ऐसे समय में लोग बुरी तरह टूट जाते हैं, क्योंकि इतनी जी। भयंकर ट्रेजेडी, आप एक खुशहाल जीवन से आ रहे हैं, अचानक ही ऐसा आप पे एक प्रहार हो, तो किस तरह से उस वक़्त जी, मानसिक? जी। नहीं, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि टूट गया था, लेकिन हाँ, मैं डर गया था बहुत। डर गया था इसलिए कि मैं यही सोचा था बच्चे छोटे हैं, मैं उनके लिए अभी कैसे करूँ? कैसे पैसा कमाऊँ? कैसे मैं अपने पेशेंट्स को देखूँ? मैं कब काम वापस जा पाऊँगा? इस तरह से। तो उस टाइम पे काफ़ी मतलब ज़िंदगी अचानक से इतनी बदल गई, तो उससे डिप्रेशन भी हुआ। उससे ये भी हुआ, मतलब जैसे मैंने कहा सबसे डर लग गया था, और यही मैं बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो गया था कि मैं अभी क्या करूँ? तो लग रहा था कि सब कुछ खो दिया मैंने, अभी तो और ज़िंदगी जीने का ही फ़ायदा नहीं है। तो मैंने 2 बार मुझे याद है, उससे शायद ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ कि जब मैंने सुसाइड के बारे में सोचा था। एक सुसाइड अटेम्प्ट सोचना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद में इस तरह का सोच, कहीं न कहीं परिवार का तो एक चिंता आपके पास आया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने अटेम्प्ट तो नहीं किया था, कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं तो बिस्तर में बिल्कुल बेड बाउंड था। लेकिन मन में यही आया था कि मैं कुछ करता हूँ ताकि कम से कम मेरे लाइफ़ इंश्योरेंस का पैसा तो इनको मिल जाए। तो मतलब उस तरह से ये था। लेकिन अ, उस टाइम पे मुझे ध्यान आया, मेरी छोटी बच्ची का चेहरा आया नज़र। तो तभी मैंने ये किया, नहीं मैं अगर ये करके मैं भाग जाऊँ, तो ये मेरे फैमिली के लिए जस्ट ये अच्छा नहीं है, तो मुझे रहना ही है, मुझे ये फाइट करना ही है। तो इसलिए मेरे पास यही ऑप्शन था कि एक, या तो मैं पड़ा रहूँ और बिल्कुल सबका मतलब सहानुभूति लेते रहूँ, और नहीं तो मैं खुद अपने बल पे जीवन में अभी भी कुछ करूँ। तो उस समय जैसे कि आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं, एक अभिभावक हैं, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, हाँ जी। एक बेटियाँ हैं, तो उस समय कहीं न कहीं आपके मन में ये तो विचार ज़रूर आया होगा कि अभी ज़िंदगी को किस तरह से हम, क्योंकि एक जो डॉक्टर है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि डॉक्टर प्रोफ़ेशन कितना रिच प्रोफ़ेशन है, वहाँ में जो भी डॉक्टर जो है ज़्यादातर जो है धनी होते हैं। तो एक उस तरह का जीवन अचानक ब्रेक लगा और उसके बाद में फिर परिवार को लेके चलना, ये तो बहुत बड़ी आपके सामने चुनौती आ गई। तो उस चुनौती को पूर्ण करने के लिए आप किस तरह से स्टेप उठाए? क्योंकि क्योंकि आप तो बिस्तर पे हैं। हुँ। तो सबसे बड़ी बात ये है। तो इसमें मैं एक बात तो कहूँगा कि आपको ऊपर वाला कोई ना कोई आपको इस तरह से मैसेज देता है या क्लू देता है, जिसको अगर आप सुन सको, तो आप प्रिपेयर हो सकते हो। तो मेरे साथ में ये था कि मेरे पिताजी को स्ट्रोक हुआ था, और हमने एज़ ए फैमिली बहुत सहा था, बहुत प्रॉब्लम हमारी हुई थी फाइनेंशियली। तो तब से जब से मैंने शादी करी, ख़ासकर जब बच्चे हुए, तो मेरा यही था कि मैं जितना हो सके इंश्योरेंस करूँ, या इस तरह से सेविंग्स करूँ कि मेरे को अगर कुछ हो भी जाए तो वो चल सके। मैंने तो लाइफ में जो एक आपको एक एक्सपीरियंस मिल चुका था कि लाइफ को किस तरह से थोड़ा सेफ में जी, लेके जी। चलना है। हाँ जी। तो वो शायद मेरे ऊपर वाले ने मुझे कहा, एक तरह से प्रिपेयर किया था कि ये तुम ऐसा कुछ करो जिससे कि
तुम्हारे फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने इंश्योरेंस के नाम पे काफ़ी पैसा मैंने इन्वेस्ट किया और कुछ मैंने सिर्फ़ अपने मेडिकल से ही नहीं और दूसरा कुछ मतलब जैसे मैंने रियल एस्टेट का थोड़ा बहुत किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं। एक रेस्टोरेंट मैंने खोला, कुछ शेयर्स वग़ैरह में भी इन्वेस्ट किया। तो वो सब से मतलब एक तरह से मुझे ऊपर वाले ने बोला था कि कुछ ऐसा करो कि ताकि तुम्हारा एक दरवाजा बंद हो जाए तो और कुछ भी रहे। तो उसी हिसाब से वैसे ही मैं शायद बच गया और अभी भी 6 साल होने को आए हैं, लेकिन आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। जैसे-तैसे चल रहा हूँ। जैसा कि हमको ये मालूम चला है कि आपको इस जो परिस्थिति से निकलते वक़्त में जो है कुछ जो है आपको सहयोग मिला या कुछ लोगों से जो टच मिला, उसके लिए आप लेके आज जो है आपने पुस्तक भी लिखी। तो ये पूरा जो आपका कहें तो चैनल जो है, किस तरह से पूरा मिला? क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकअप होने के बाद में एक फिर उसको पुनर्स्थापन करने के लिए, जीविका के लिए, तो वो सोच आप में कैसे आई? उसको किस तरह से अपनाई? मैं तो यही कहूँगा कि शायद भगवान ने एक रास्ता दिखाया। एक नहीं कई रास्ते दिखाए एक्चुअली। उस टाइम पे तो ऐसा था कि मैं घने जंगल में अंधेरी रात में मैं बैठा हूँ और कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन खुद ब खुद रास्ते निकलने लगे। मैं भी भगवान को पहले भी मानता था, लेकिन बहुत ज़्यादा मानने लगा। ऐसा लगने लगा कि वो है मेरे साथ और मुझे बस अपना काम करते जाना है। तो वैसे ही मैं करते गया, वैसे ही मैं लिखते गया। कुछ लोग ऐसे आए, मतलब ये एक ऐसा टाइम था कि कुछ फैमिली मेंबर्स, मैं अपनी बेटी और वाइफ के बारे में नहीं, कुछ मतलब रिलेटिव्स वगैरह वैसे थे या फिर फ्रेंड्स ऐसे थे जिससे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि वो हेल्प करेगी, लेकिन उन्होंने मुंह मोड़ लिया, जैसे कई बारी होता है। ये जीवन की आप, सच्चाई। हाँ, जिससे आप एक्सपेक्ट करते हो वो मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग मेरे जिंदगी में आए अचानक से, जिनको शायद भगवान ने ही भेजा होगा, जिन्होंने बहुत हेल्प किया, बहुत नया-नया रास्ता दिखाया, गाइड किया और उन्हीं के बदौलत, थैंक्स टू देम, मैं अब आज यहाँ तक मैं हूँ। लिखना मैंने शुरू किया, तो जब मैंने थोड़ा बहुत लिखा, पहले तो सोशल मीडिया में ही लिखता था, फ़ेसबुक, और लिंक्डइन वगैरह में, तो लोगों से बहुत रिस्पॉन्स मिली। अ, मैंने पेपर्स में कुछ आर्टिकल्स लिखे, उससे भी बहुत रिस्पॉन्स मिली। फिर लोगों ने कहा कि आप लिखने को सीरियसली लो। तो फिर उसी को लिखते-लिखते ये बुक आया, मेरा द सेकंड चांस इन लाइफ। तो मैंने सोचा नहीं था कि इतने लोग पढ़ेंगे। बहुत लोगों ने पढ़ा, बहुत लोगों ने फिर मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे हो, अपने बुक रिव्यूज़ में हो, अलग-अलग उसमें बुलाया मुझे, टॉक्स वगैरह के लिए बुलाया। सो वैसे ही करके एक नई आइडेंटिटी बन गई। तो उसके बाद में फिर लोग मोटिवेशनल टॉक्स वगैरह में बुलाने लगे। तो ऐसे ही ज़िंदगी एक एक साइड से ख़त्म होती गई, तो एक साइड से ओपन होती गई। तो कहीं न कहीं आपको कहें तो जीवन में जैसे कि हमारे बड़े कहते हैं कि पढ़ाई-लिखाई जो है कहीं न कहीं काम आती है। तो आपके इस विपदा के समय में जब सबने मुँह मोड़ लिया, तो आपकी शिक्षा ने आपका दामन पकड़ा। बिल्कुल दिया, शिक्षा ने बिल्कुल हेल्प किया। मेरे ख़्याल से मैं सिर्फ़ अपनी कोर्स की किताबें तो ही नहीं, मैं तो सबको यही कहूँगा, आप ऐसे भी किताबें पढ़ो। मैं पढ़ने से ज़्यादा मैं सुनता था किताब, ऑडियो बुक्स, और किताब सुन-सुन के ही मुझे बहुत, मतलब मुझे खुद इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत लोगों की कहानियाँ मैंने पढ़ी, जिनके किसी का हाथ कट गया हो, किसी का पैर कट गया हो, फिर भी उन्होंने लड़-लड़ के किया है। तो उस तरह से, तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा, शिक्षा बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोगों से बात भी करो, शेयर भी करो ऑनेस्टली, और आप किताब पढ़ो या किताब सुनो, उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो आज जो आपको एक कहें तो जीवन ने जो आपको एक शिक्षा दी है, उससे कहीं न कहीं आपने कुछ एक मौका लिया है। जैसे मैंने सुना है कि आपने जो है असम के जो बच्चे हैं, उनको शिक्षित करने के लिए एक मुहिम शुरू की है। तो इस मुहिम का विचार आपके पास कैसे आया? जी, बिल्कुल, मतलब जैसे आपने कहा कि शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, और आप किसी को
एक मछली खरीद के दे या फिर आप उसको मछली मारना सिखाए, वही बेहतर है। तो मैंने यही सोचा कि मतलब अगर हम किसी को थोड़ा सा शिक्षा में हेल्प कर सकते तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो उसी को सोच के मैंने दो चार दोस्तों से भी बात करी, तो हमने एक ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शुरू किया, एस्पायर एकेडमी कोचिंग .com उसका वेबसाइट है, वैसे एस्पायर एकेडमी कोचिंग नाम है। इससे हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करें क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों को एक बिल्कुल ही सस्ते दाम में, या फिर जो उसको भी नहीं अफोर्ड कर सकते बिल्कुल भी फ्री हम दे सकें। तो हमने करीब 2500 से 2700 शायद वीडियोस हमने शूटिंग करी। मतलब वो टीचर्स ने पढ़ाए। मेरे जो टीचर्स हैं वो ज़्यादातर कॉटन कॉलेज यूनिवर्सिटी के हैं, या तो पीएचडी कर रहे हैं या फिर पीएचडी डॉक्टरेट पूरा कर चुके हैं। वो भी बहुत वो उन्होंने भी बहुत किया है। बहुत परिश्रम से उन्होंने वीडियोस बनाए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे कोचिंग एकेडमी के थ्रू, और अभी रोटरी क्लब के साथ हम मिलके काम करेंगे, उसके थ्रू हम असम के हर कोने में हम शिक्षा दे सकें। कहीं न कहीं जीवन में जो है सभी को एक चुनौती का सामना करना पड़ता है, या कभी न कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब आदमी सोचता है कि बस अब मैं नहीं सकूँगा। जी। वैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि सबके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, आप अकेले नहीं हैं। जिनका अभी बुरा दिन है, उनका अच्छा दिन आएगा, शायद टाइम लग सकता है। जिनके अभी बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, उनको भी ध्यान रखना है कि ये अच्छे दिन हर दिन के लिए नहीं चलेगा, उनके भी बुरे दिन आएँगे कभी। तो बस यही है कि लड़ते जाना है, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। आप अपना धैर्य ना हारें, और जो भी आपको मिलता है उसको आप एक भेंट समझ के आप उसको स्वीकार करें, और जो भी आपके कंडीशन है, अभी जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस है, उसको एक्सेप्ट करें और उसको लेके आगे बढ़ने की कोशिश करें। धन्यवाद भास्कर जी। जी। भास्कर जी का जीवन जो है हमें रूबरू कराता है चुनौतियों से। जी हाँ, चुनौतियाँ जो जीवन में कभी भी आती हैं, जब सब साथ छोड़ देते हैं तो शिक्षा ही आपका दामन थामती है। इसलिए आज के युवाओं से हम यही अनुरोध करेंगे कि अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से ध्यान दें, क्योंकि जीवन में शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो आपको हर कदम पे साथ देगा। भास्कर जी ने एक ट्यूटोरियल जो स्टार्ट किया है, उसमें उन्होंने इस तरह से रखा है कि जो असम के निचले तबके के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, वो भी पढ़ सकें। तो जो बच्चे असामी में पढ़ना चाहते हैं, वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एकदम मिनिमम रेट पे। इसके साथ जो है रोटरी क्लब ऑफ डिब्रूगढ़ ने भी इनके साथ मिलके मुहिम शुरू की है, और बच्चों तक इस पूरी शिक्षा को पहुंचाने की चेष्टा की जा रही है। एनी रिपोर्ट इसी तरह के सकारात्मक खबरों के साथ आपके साथ जुड़ेगा। आपका समर्थन हमको चाहिए। हम ऐसी खबरें जो सकारात्मक है और जीवन में प्रभाव देती हैं, हम आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा करेंगे।